हेलो गाइस। सो हमारा टॉपिक चल रहा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की जो थी उसको हम पढ़ेंगे, यानी कि अंग्रेज। ठीक है। सो देखिए, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो डेट दी रहती ना, कि ये आते हैं 1600 में। ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है 1600 में इंडिया नहीं आते। तो गाइज 1600 में क्या होता है? तो गाइज 1600 में जो है ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 1600 में। तो गाइज देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो गया 1600 में। अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं। तो गाइज 1582 में, अब हम इसके बैकग्राउंड में क्यों जा रहे हैं, तो ये जानने के लिए कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है गाइज, 1582 में क्या है कि मुगल एम्परर अकबर, ठीक है गाइज, तो मुगल एम्परर जो अकबर होता है, इसके टाइम पीरियड पे एक ब्रिटिशर पर्सन आता है, यानी कि एक अंग्रेज आता है। ठीक है, एक सर्वे टाइप का करने आता है, और वो आता है लैंड रूट के थ्रू आता है। ठीक है, वेदर की इंडिया इज गुड फॉर ट्रेड पर्पस और नॉट। ठीक है, तो उस बंदे का नाम होता है रैल्फ फिच। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, रैल्फ फिच। ठीक है गाइस, तो ये जो बंदा होता है ये 1582 में आता है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ठीक है गाइस, तो उसके बाद जब ये सर्वे वगैरह कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद ये वापस जाता है, इंग्लैंड वापस जाता है। अब इंग्लैंड तो है, तो ऐसा नहीं कि पास में ही है, सिर्फ लैंड के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो टाइम तो लगता ही है वापस जाने में। ठीक है, तो फिर जो भी ये इंडिया में देखता है, उस रिपोर्ट को ये वहां पे जो क्वीन होती है एलिजाबेथ, ठीक है, उसको जाके अपनी जो रिपोर्ट है उसको ये रिपोर्ट सबमिट कर देता है कि भाई ऐसा ऐसा है महारानी जी, ऐसा ऐसा है कि इंडिया में कंडीशन ऐसी ऐसी है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि पोर्तुगीज जो है ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, पोर्तुगीज तो 1498 में ही आ गए हैं, तो यानी कि वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी जाएं। ठीक है गाइज, और ऐसा भी कहा जाता है कि पोर्तुगीज की जो है शिप जो होती है ना, ये इंग्लिश वाले जो लूट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए लूट लेते हैं क्योंकि जो पोर्तुगीज लोग होते हैं ना, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई होती है, जिसके थ्रू वो अरेबियन ओशियन और इंडियन ओशियन में पूरा कब्जा जमा होता है, किसी को नहीं आने देते। तो इस बात से जो है ये जो अंग्रेज होते हैं काफी चिढ़ते हैं इनसे। ठीक है, दे आर वेरी जेलस ऑफ देम, और तो एक दिन क्या करते हैं, उनका शिप लूट लेते हैं। तो ये एक स्टोरी टाइप की है, और वहां से उनको मैप मिलता है, ठीक है, इंडिया आने का। तो इसके थ्रू वो लैंड फिर सी रूट से आते हैं। ठीक है, ये भी एक बात है नोटिस करने की। तो फिर एलिजाबेथ को जब ये रिपोर्ट सबमिट करता है रैल्फ फिच, ठीक है गाइज, तो गाइज इसमें अब काफी रिपोर्ट में काफी सोच विचार होता है कि क्या किया जाए, वहां जाया जाए नहीं जाए, कैसी कंडीशंस रहेंगी वहां पे ट्रेड करने की। अब ऐसे तो है नहीं कि मुंह उठाया और चल दिया। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो गाइज यहाँ पे जो है थोड़ी स्थगित टाइप की स्थिति हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा रुकावट आ जाती है इनकी जर्नी में। तो गाइज फिर 1597 में हम देख रहे हैं, फिर लैंड रूट से एक बंदा और आता है जिसका नाम होता है मिल्डन हॉल। ठीक है, मिल्डन हॉल। ठीक है, ये भी कहाँ से आता है, थ्रू लैंड रूट आता है। ठीक है, अब इसी बीच में क्या होता है, इनको ये शिप वगैरह पे अटैक करते हैं, वहां से इनको जो है मैप मिल जाता है। ठीक है, तो डचेस का तो मैंने बताया था कि कैसे हुआ था, कि वो उनकी कंपनी में एक काम करता था बंदा। ठीक है, वो पुर्तगाली लोगों की कंपनी में काम करता था, और वहां पे एज अ स्पाई काम करता था, तो वहां से उसने मैप चुरा लिया था। तो ऐसे तो डचेस इंडिया पे आ गया। अब ब्रिटिश लोगों का क्या था कि इन्होंने जो है एक शिप जो है पुर्तगाली लोगों का वो अटैक कर दिया था, उसको लूट लिया था। और पायरेट था, सी पायरेट, तो उसने ब्रिटिश सी पायरेट था, उसने इनका पुर्तगाल वालों का शिप जो है लूट लिया, और उसमें जो है इंडिया का आने का रूट मिल गया इनको, सी रूट। तो ऐसे ये इंडिया आए, फिर अब इसके बाद आए होंगे, देखते हैं 1597 पे। ठीक है, इनको सी रूट मिल गया। उसके बाद जब सी रूट भी मिल गया, तो गाइज 1599 में क्या होता है कि एक रिजोल्यूशन पास होता है।
ये मिल्टन हॉल रूट के थ्रू आता है और सब बात करता है वहाँ पे, पूरी स्थिति वगैरह ये भी देखता है रैल्फ फिच की तरह। और ये भी जब जब वापस जाता है तो मैम को बोलता है एलिजाबेथ क्वीन को कि मैम सब ठीक है, हम जा सकते हैं, ठीक है, तो हमारी जाने की तैयारी करो। फिर जो है एक रिजोल्यूशन पास हो जाता है। तो गाइस ये जो रिजोल्यूशन पास होता है ना, इसको रिजोल्यूशन पास कौन करवाता है? कुछ मर्चेंट्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स पास दिस रिजोल्यूशन टू डू ट्रेड, और वो जो है क्वीन की सहमति से, कंसेंट से चले जाते हैं। अब कब जाते हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होते हैं और किसके लीडरशिप में ये जाते हैं? एक लॉर्ड मेयर होता है वहां का, अंडर लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ठीक है। तो इसकी लीडरशिप में, लॉर्ड मेयर एक बंदा होता है, इसकी लीडरशिप में रिजोल्यूशन पास होता है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स बनते हैं, फिर साथ में थोड़ा एकदम इकट्ठा तैयारी वैयारी करते हैं और क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन टाइप की लिखते हैं और क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं। और क्वीन एलिजाबेथ फिर जाके क्या करती है, 1600 में इनको परमिशन ग्रांटेड, ठीक है, यानी कि एक चार्टर प्रोवाइड करती है इनको, परमिशन ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड यानी कि इनको परमिशन दे देती है, एक चार्टर दे देती है जिसके थ्रू ये है ईस्ट एशिया, दैट इज इंडिया में जो है ये अपना ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, इनको पूरी अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है, चार्टर मिल जाता है, यानी कि परमिशन इनको ग्रांट हो जाती है बाय क्वीन एलिजाबेथ। सो गाइस 31 दिसंबर का वो दिन होता है जिस दिन इनको ये चार्टर मिलता है और ये काफी खुश हो जाते हैं अब कि यस वी कैन गो टू इंडिया, वी विल डू ट्रेड ओवर देयर, नचाएंगे, जोनी नाश्ता सबको नचाएंगे, ऐसा ये बोलते हैं। काफी खुश हो जाते हैं ये ट्रेडर्स जो होते हैं ना, क्योंकि इनको भी पता है कि इंडिया पे जाना तो भाई सोने पे सुहागा है, ट्रेड ही ट्रेड भाई, पैसा ही पैसा, सोने के बिस्किट ही बिस्किट मिलेंगे वहां तो, है ना। सो गाइस इनको क्या मिल जाती है इस चार्टर के थ्रू? इनको मोनोपोली मिल जाती है इंडिया में ट्रेड करने की 15 ईयर्स के लिए, ठीक है गाइस, याद रखिएगा 15 ईयर्स के लिए इनको मोनोपोली मिल जाती है, यानी कि यू कैन फ्रीली डू ट्रेड इन इंडिया। सो गाइज अब हम देख रहे हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है, तो तब जाके जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो जाती है, जब इन्हें ना ये चार्टर मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है ट्रेड करने की, तो तब जाके जो ये है यहां से लेके इसका फॉर्मेशन ऐसे हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब देखिए कंपनी बन चुकी। सो गाइस अब कंपनी बन चुकी है तो अब क्या है, सिर्फ जाना रह गया है, यानी कि करो मेरा बैक पैक, वी आर गोइंग बैक, ठीक है। तो ये है, अब आता है 1608 का ईयर, ठीक है। तो अब ये सारी अपनी तैयारी वैयारी कर लेते हैं और इनका एक सेलर होता है, सेलर का नाम होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। अब ये काफी एक्सपर्ट होता है, ठीक है, काफी एक्सपर्ट इन द सेंस कि इसको जो है काफी भाषाओं का ज्ञान होता है, तो उनमें से एक लैंग्वेज होती है जिसमें फ्लुएंट होता है, ठीक है, वो होती है टर्किश लैंग्वेज, ठीक है, टर्किश लैंग्वेज में ये काफी फ्लुएंट होता है। तो अब ये जो टर्किश लैंग्वेज है ये यहाँ पे मुगल दरबार में भी चल रही होती है, तो इस लैंग्वेज में जाता है, ठीक है, वहां पे जाके मनाने की कोशिश करता है किनको, जब यहाँ पे पहुंचता है ना जहांगीर के कोर्ट में, जब ये पहुंचता है ना गाइस, जहांगीर होता है उस समय, जहांगीर रूल कर रहा होता है, ग्रेट मुगल एम्परर, अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है। सो जहांगीर जो है रूल कर रहा होता है, तो जब जहांगीर रूल कर रहा होता है तो उसके टाइम पीरियड में यह है 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है और एक शिप में आता है, शिप का नाम होता है हेक्टर, ठीक है, ये है शिप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हेक्टर जो है शिप का नाम है, तो हेक्टर नाम के शिप में ये इंडिया आता है, ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में आता है, जहांगीर कोर्ट, ठीक है। सो और ये काफी फ्लुएंट होता है टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है, तो टर्किश लैंग्वेज में बात करता है अब भाई जहांगीर से, जहांगीर से बोलता है वल हबीबी तुम हमको मिलो कभी भी, हम इंडिया में आती, व्यापार करती, हम तुमको इतना मुनाफा देती, तुम्हारा क्या ख्याल होती,
तो गाइस इस तरीके से जो है ये जहांगीर को थोड़ा फिसलाने की कोशिश करता है, फुसलाने की, ठीक है, लालच देके। तो जहांगीर समझ जाता है भैया ये बंदा है चालू, तो जहांगीर इसको कर देता है, देखिए ऐसे करके बोलता है, नो 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 नो, यू कैन गो बेबी, यू कैन मूव ऑन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर, I'm not interested in your trade policy. I'm not interested in each and everything. You can just go from here. तो बहुत कोशिश करता है, फ्लुएंट भी होता है टर्किश लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी नहीं मना पाता है। बट गाइस फिर भी जो है ये कहाँ मानने वाला था, कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस कहाँ मानने वाला था, टर्किश लैंग्वेज में फ्लुएंट होता है। तो अब ये फिर भी कैसे ना कैसे करके इसको मना ही लेता है जहांगीर को। तो जहांगीर एक टाइम के लिए हाँ बोल देता, अपनी कंसेंट दे देता, लेकिन उसी टाइम पे गाइस पुर्तगालियों की एंट्री होती है, क्योंकि पुर्तगालीज के राइवल्स होते हैं ना, ये विरोधी होते हैं। यानी कि अब देखिए कि पहले तो पुर्तगाली का अपना जो है एक तरफा क्या चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अभी डचेस तो नए नए आए हैं ना, तो पुर्तगालियों का पूरा एक तरफा ट्रेड चल रहा है गाइस, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कोई दूसरा बंदा हम पे दखल दे, हमारे ट्रेड पे दखल दे। तो वो आते हैं जहांगीर के पास, इसके कान में बोलते हैं, साहब जी बहुत चालू हैं, इनको मत देना, ये लूट लेंगे। तो जहांगीर जो है फिर जाके तब टोटली रिजेक्ट कर देता है कि भैया मैं नहीं दे रहा। तो गैस इस तरीके से उदास होके चल देता है। उसके बाद गैस ईयर आता है 1611 में गाइस, फिर एक ब्रिटिशर आता है, अब वो देखता है कि भाई पुर्तगालियों ने कान भड़का दिए जहांगीर के, तो ये इसने अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो अब इससे क्या है, खतरा हो जाता है, मतलब खतरा क्या है, एक लड़ाई टाइप की जंग छिड़ जाती है, और वो उसको बोलते हैं फेमस बैटल ऑफ स्वैली हॉल, ठीक है, बैटल ऑफ स्वैली। यानी कि किसके बीच में होती है गाइज, ये होती है जो मैंने बताया था पिछली वीडियो लेक्चर में भी, पुर्तगीज वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है, पुर्तगीज वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है गाइज। तो ये है बैटल हो जाती है पुर्तगीज वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइज, सो गाइज जो ये बैटल होती है इसमें जो है पुर्तगीज की हार हो जाती है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 1611 में बैटल हो गई। अब क्या है कि 1611 में ही ये लोग बैटल जीतने के बाद फिर से जहांगीर के पास बोलते हैं, साहब हमको क्या करो, हमको ना परमिशन दे दो। कहाँ के लिए दे दो परमिशन, हमको यहाँ के लिए दे दो। ये आपको पर्टिकुलर स्टेट दिख रहा है, गुजरात बोलते हैं ना इसको, आओ कभी गुजरात, ये जो है पर्टिकुलर स्टेट गुजरात। तो यहाँ पे हमें भैया बसना है, हमें यहाँ पे सूरत है, सूरत में हमें एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। जैसे लास्ट टाइम जो है हमारे एक सीनियर आए थे, सर ने आपसे परमिशन मांगी थी, बट आपने परमिशन को रिजेक्ट कर दिया था। विलियम हॉकिंस आए थे, उन्होंने आपसे परमिशन मांगी थी, आपने रिजेक्ट कर दिया। तो सर प्लीज इस बार दे दीजिए, हम आपको इतना मुनाफा देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको बिस्किट ही बिस्किट देंगे। गाइस बिस्किट ही बिस्किट देते थे वो, सोने के एकदम बढ़िया बढ़िया ठीक है। तो तब जाके जो है कहीं जहांगीर मान गया, भाई मान गया। तो अब क्या है, मान ही गया था फिर तो फिर जो है 1613 में अब इन लोगों ने क्या की, अपनी जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली, फैक्ट्री एट सूरत, ठीक है। इनकी ये देखिए हम पहली फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने स्टैब्लिश की सूरत पे, सूरत गुजरात, ठीक है। अब देखिएगा इन्होंने फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश कर तो ली, लेकिन अब इतना आसान तो नहीं था यहाँ पे काम करना भाई, क्योंकि ऑलरेडी पुर्तगीज लोग जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो भाई बेसिक सी बात है, जब जब दो मोस्ट पावरफुल बंदे आमने सामने टकराएंगे तो भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होनी है ना। तो ऐसे इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुई भाई, चलो होती रहती है कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने कहा देख लेंगे, उसने कहा चल देख लियो, ठीक है। 1613 में ये हुआ। फिर 1613 के बाद गाइस फिर 1631 में इन्होंने जैसे तैसे जो है एक फैक्ट्री और खोल दी, और वो फैक्ट्री इन्होंने खोली कहाँ पे, मसूलीपट्टनम पे गाइस, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। ये है इनका सीरीज, देख लीजिएगा मसूलीपट्टनम, ठीक है। इसका 1631 में, अब ये मसूलीपट्टनम कहाँ पे गाइस, ये है आंध्र प्रदेश स्टेट पे, ठीक है। अब उसके बाद फिर अपनी तीसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं 1633 में गाइज, 2 साल बाद, ठीक है।
अभी कहाँ करते हैं, हरिहरपुर। ठीक है गाइस, तो तीसरी फैक्ट्री हरिहरपुर, डिस्ट्रिक्ट बालासोर, उड़ीसा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे तीसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं। अब देखिए धीरे धीरे इन्होंने अपनी फैक्ट्री तो स्टैब्लिश कर ली है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ना, तो गाइज ये देखिए सूरत किस साइड पे है। देखिए सूरत यहाँ पे है। ठीक है, और जो है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश पे है। ठीक है, मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश पे है। ठीक है, यहाँ पे हमें मसूलीपट्टनम देखने को मिलेगा। और जो है गाइज ये थोड़ा नीचे साउथ साउथ साइड पे हो गया ना। और सो गाइज जो हमारी जो तीसरी फैक्ट्री इन्होंने खोली थी हरिहरपुरा में, जो कहाँ है, उड़ीसा पे है। तो गाइज उड़ीसा ये है, तो इस रीजन में जो है इन्होंने तीसरी फैक्ट्री खोल दी थी। तो हमें दिख रहा है एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये क्या करते हैं, मतलब इस तरीके से इन्होंने जो है इंडियन ओशन को तीनों साइड से कवर कर लिया। ठीक है गाइज, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो यानी कि जो है इन्होंने ट्राई मैच टाइप का इन्होंने कायम कर लिया था। सो गाइस इन्होंने इस तरीके से क्या किया, इंडियन टेरिटरी को तीनों कोस्टल साइड से जो है घेर लिया। ठीक है, जोक्स अपार्ट। ठीक, तो अब देखिए, अब आगे की कहानी चलते हैं हम थोड़ा सा। फिर देखिए 1637 का ईयर आता है, 1637। ठीक है, तो गाइस इस ईयर पे अब देखिए हम सेंट्रल पावर में कौन रूल कर रहा है। गाइस मैंने पहले बताया था कि इस समय जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके रेन में आते हैं, ये आते हैं जहांगीर के। तो जहांगीर का जो रेन मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइस, इसका टाइम पीरियड था 1569 से लेके 1627 तक। ठीक है गाइस, तो अब देख रहे हैं हम ये कौन सा ईयर है, 1637। तो बाबा अब तो ये नहीं होगा, तो अब इसके बाद कौन सा रूलर आता है, देखिए इसको भी याद करने की ट्रिक है, बादशाह। ठीक है, भाषा होता है ना, तो बादशाह यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, जहांगीर। तो जहांगीर के बाद कौन होगा गाइस, जाहिर सी बात है शाहजहां। तो यानी कि अब जो है अगला रूलर आता है शाहजहां। ठीक है, अब शाहजहां का जो टाइम पीरियड है ना गाइस, ठीक है गाइस, तो 1627 से 1666 तक जो है शाहजहां रूल करता है। तो हमें इसी टाइम पीरियड में जाना है और हमें इसी टाइम पीरियड से लेना है। 1637 में जो है, जो ये शाहजहां होता है मुगल एम्परर, ये क्या कर देता है, अब इनको ग्रांट कर देता है मद्रास। ठीक है गाइस, तो मद्रास हम देख रहे हैं, ये हमारा तमिलनाडु, इसी को हम बोलते हैं मद्रास। ठीक है, मद्रास इसी को बोलते हैं। तो ये जो है उस समय काफी बेहद टाइप का एरिया था, यानी कि ये खाली पड़ा रहता था एरिया। तो ये जो है क्या बोलते हैं, एम्परर जो है मुगल एम्परर, इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्नो, वो जो जमीन है वो तुम ले लो, और उसके बदले में गाइस तुम मुझे क्या दोगे। ये बोलते हैं सर क्या देंगे हम आपको, तो गाइस तो वो डिमांड करता है कैश, गोल्ड। ठीक है, तो और उसके बदले में गाइस ये क्या करता है, 100 ईयर्स के लिए जो है मद्रास को दे देता है रेंट पे। ठीक है गाइस, तो रेंट पे दे देता है, यानी कि मद्रास को दे देता है। और यहाँ पे ये अपना क्या करते हैं, 1637 पे ये अपना क्या बनाते हैं गाइस, ये अपना बनाते हैं एक हेडक्वार्टर बनाते हैं गाइस। ठीक है, हेडक्वार्टर बनाते हैं, और हेडक्वार्टर यानी कि एक फोर्ट बनाते हैं, यहाँ पे किला बनाते हैं, उस फोर्ट का नाम होता है सेंट जॉर्ज। ठीक है, और इसको अपना हेडक्वार्टर की तरह यूज में लेके आते हैं। अब गाइस बादशाह जो है इनसे पूछता है कि मेरे बेटे ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये साफ साफ जवाब देते हैं, सर सर हम ना ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें खतरा है, हम जो भी ट्रेड करेंगे, अगर मान लीजिए कोई रॉबर्स वगैरह लूट लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप हमें उसका हर्जाना देंगे, नहीं देंगे ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्टिफिकेशन कर दे रहे हैं, बाउंड्री बना दे रहे हैं। ठीक है, ताकि जो है कोई भी लूटपाट वाली घटना ना हो हमारे संग। ठीक है गाइज, तो गाइज अब हम एक इम्पोर्टेंट रोल इसका भी आएगा इसमें, औरंगजेब। ठीक है, तो गाइज औरंगजेब जो है इसका टाइम पीरियड होगा गाइज 1666 से जो है ये रूल करेगा यहाँ पे, और 1707 में इसकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो अब क्या होता है गाइज, सो अब ये रहता है गाइज 1661 का गाइज। इसमें एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ये होता है कि गाइज मैरिज हो जाती है दो जनों की, मैंने बताया था आपको, पुर्तगाल का राजा, इंग्लैंड का राजा, इंग्लैंड का राजा पुर्तगाल की बहन
जो पुर्तगाल का राजा होता है उसकी बहन से शादी कर देता है। बहन का नाम होता है कौन? ठीक है, इस कैथरीन ब्रिगेंजा नाम होता है। और इंग्लैंड का जो किंग होता है वो कौन होता है उस समय? चार्ल्स सेकंड। और जो पुर्तगाल का किंग होता है हेनरी जॉन फोर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, तो 1661 में जो है ये जो पुर्तगाली लोग होते हैं, जॉन क्या बोलते हैं उसको, चार्ल्स टू को जो है बॉम्बे एज अ डॉवरी गिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट होता है। और साथ ही दूसरा जो है यहाँ पे हमारा जो रूलर है कौन? अभी शाहजहां का टाइम पीरियड है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है गाइस औरंगजेब का है। तो 1661 में ये क्या करता है औरंगजेब क्या करता है? इनको इनवाइट करता है गाइस, ब्रिटिशर्स को इनवाइट करता है कि तुम आओ और बंगाल में जो है क्या करो, तुम बंगाल हमसे रेंट पे ले लो और यहाँ पे अपना प्रोडक्शन वगैरह करो, कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन तुम एक उसके बदले में हमें कैश देते रहो, हमारी ट्रेजरी भरते रहो। ठीक है, इनविटेशन दे देता है, खुला इनवाइट कर देता है। बिल्ली को जो है दूध प्रोवाइड कर देता है कटोरी में। ठीक है, अब बिल्ली तो आएगी और चट करके चले जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है औरंगजेब? इनवाइट करता है ब्रिटिशर्स को कि यू कैन डू ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, और उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? रिवेन्यू। ठीक है, तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी जो न्योता इनको इनविटेशन मिलता है इसी के हिसाब से क्या करते हैं गाइस 1690 में गाइस ये क्या करते हैं 1690 में गाइस ये जो जैसे कि औरंगजेब बोलता है कि तुम आओ और कर लो, तो ये क्या है उसको लैंड को ये क्या ग्रांट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, बंगाल को। ठीक है, और क्यों करते हैं? क्योंकि बंगाल जो है दोब एरिया है। ठीक है गाइस, तो वहां पे जो है हुगली रिवर वगैरह बहती है, तो उस साइड पे जो है काफी फर्टाइल प्लेन्स है, तो जो है प्रोडक्शन अच्छा होता है। और उस प्रोडक्शन में गाइस काय का प्रोडक्शन होता है, उसमें गाइस प्रोडक्शन होता है आपका इंडिगो, चाय, टी, ओपियम, इंडिगो। ठीक है, तो इन सब का बेसिकली बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होता है, तो ये है बहुत फायदे वाली जमीन। ठीक है, तो ये जो है अंग्रेज लोग इसे खुशी खुशी में ले लेते हैं। ठीक है, नील वगैरह की खेती भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर साथ ही में 1690 में क्या करते हैं बंगाल में जो है बंगाल की फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, और 1690 में बंगाल में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं और 1661 में ये क्या करते हैं मुंबई में जो है यानी कि महाराष्ट्र जो है बॉम्बे में भी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा तो इस बॉम्बे में क्या बनाते हैं फोर्ट बॉम्बे करके फोर्ट किला बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो ये है फोर्ट बॉम्बे ना गाइज इनका हेडक्वार्टर हो जाता है काहे का वेस्टर्न साइड का। ठीक है, और जो है 1690 में जो गाइज ये बंगाल में बनाते हैं, तो बंगाल में गाइज ये जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं वो करते हैं एक विलेज होता है। ये जो विलेज है सुतानुती विलेज। ठीक है, इस विलेज पे जो है अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं बंगाल पे। ठीक है, बंगाल की पहली फैक्ट्री यहीं पे स्टैब्लिश करते हैं सुतानुती विलेज। ठीक है, सो गाइस ये जो सुतानुती विलेज बंगाल में ना ये है दो और गांवों से बॉर्डर करती है, यानी कि दो और गांव इसके अगल बगल में होते हैं। एक गांव का नाम होता है गोविंदपुर और एक का नाम होता है कालीकता। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया सुतानुती विलेज, गोविंदपुर और कालीकता, यानी कि जो सुतानुती विलेज है बीच में होता है और इसके अगल बगल में गोविंदपुर और कालीकता विलेज है। ठीक है, तो अब यही क्या है ये तीनों मिलके बाद में एक सिटी बनती है जिसको हम बोलते हैं कैलकाटा सिटी। ठीक है, तो कैलकाटा सिटी है इन तीन गांवों को ही मिलके बनती है कैलकाटा सिटी। ठीक है गाइस, तो फिर जब ये सिटी बन जाती है तो काफी तेज रफ्तार में एकदम रफ्तार यानी कि हवा के माफिक जो है यहाँ पे काफी अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइप का होने लग जाता है। कारखाने इनकी फैक्ट्रीज खुलती हैं, काम वाम शुरू होता है, तो काफी अच्छे से जो है इसका डेवलपमेंट हो जाता है इस शहर का। तो गाइस अब थोड़ा सा अगर मैं बैक जाऊं तो हम जहां बात कर रहे थे गाइस बैटल ऑफ सालिहोल होता है 1611 में। 1633 में ये जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं सूरत पे। उसके बाद गाइस एक बंदा और आता है यहाँ पे 1615 में, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। 1650 में द वेरी फेमस सर थॉमस रो। ठीक है गाइस, आपने नाम सुना होगा, फिर आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि यार वो बंदा कहाँ गया। तो गाइस 1615 में आता है। ठीक है, अब जो है इससे जो है यहाँ पे जो एम्परर होता है काफी प्रभावित होता है और 1690 तक इसे अपनी कोर्ट में रख लेता है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम सौंप देता है। ठीक है, क्योंकि वो काफी
फ्लुएंट, काफी एफिशिएंट होता है ना, काफी इंटेलिजेंट होता है, तो इस थॉमस रो को जो है अपने काम काज जो है सौंप देता है, ठीक है। तो गाइस 1650 में जो सर थॉमस रॉक को ये क्या करता है, काम सौंप देता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम, टैक्स कलेक्शन, पैसा वगैरह। तो कौन कौन सी जगह से ये टैक्स कलेक्शन का काम इसे दे देता है, अजमेर से देता है, ठीक है, इलाहाबाद से देता है, ठीक है, अजमेर, इलाहाबाद, तो इन तमाम जगहों से ये टैक्स कलेक्शन का काम करता है कौन, सर थॉमस रो, ठीक है। ये मैं पीछे बताना भूल गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है गाइस। तो 1690 में ऐसा ऐसा करते हैं, ठीक है, 3 विलेज होती है, ठीक है, इनको ग्रांट कर लेते हैं और फिर गए कलकत्ता सिटी का निर्माण कर लेते हैं। तो गाइस ये जो मैंने बोला था कि इन्होंने पहले तो रेंट पे लिया, और जब ये कलकत्ता सिटी बनी ना, तो गाइस ये कौन से ईयर में बनती है, 1696 में, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 1696, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है। 1696 में इन तीनों विलेजेस को मिला के कौन सी बनती है, कलकत्ता सिटी बनती है। सो गाइस इस कलकत्ता सिटी पे जो कि ये 1696 में श्रेय जाता है ना गाइस, 1696 में कलकत्ता सिटी बन के तैयार, कलकत्ता सिटी, ठीक है, 3 गांवों से मिलके बनी होती है, सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकटा। इस अब देखिए इन्होंने यहाँ पे लैंड तो ग्रैंड कर ली, अब ठीक है, अब ये फैक्ट्री भी स्टैब्लिश कर ली। अब यहाँ पे एक ही फोर्ट विलियम करके किला बनाते हैं, फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम करके किला बनाते हैं, और यही जो फोर्ट विलियम है आगे चल के इसमें ब्लैक हॉल ट्रेजेडी होती है, जिसमें करीबन 100-105 बंदों को जो है बंद कर दिया जाता है और वो घुटन के मारे मर जाते हैं, जिससे फिर क्या होता है, क्या ऑब्टेन होता है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो इसी में जो है ये जो इन्होंने यहाँ पे फोर्ट विलियम बनाया है ना, तो इसी की वजह से जो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वो सब होता है। तो गाइस ये जो फोर्ट विलियम्स है इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, चार्ल्स आयर, ठीक है, चार्ल्स आयर, इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में ये जो है फोर्ट विलियम बनता है, ठीक है। कहीं कहीं पे पूछ लें एग्जाम में तो याद होना चाहिए, चार्ल्स आयर के पास क्रेडिट जाता है फोर्ट विलियम को बनाने का। सो गाइस अब तो ये सब चल ही रहा है, तो अब गाइस आता है ईयर 1707 का। ये जो है मुगल एम्पायर के लिए थोड़ा सा शोक दिन होता है, क्योंकि इस दिन जो है किसकी डेथ हो जाती है, और वो कौन सा बंदा होता है जिस दिन डेथ हो जाती है, वो है कौन, औरंगजेब, जाहिर सी बात है, ठीक है, औरंगजेब। क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखो, अगर दिखाऊं आपको तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मैंने मेंशन किया 1666 से 1707 तक औरंगजेब का टाइम पीरियड होता है। तो ये 1707 में औरंगजेब की हो जाती है डेथ, ठीक है। सो गाइस इसी जो ये है फोर्ट विलियम को ये क्या करते हैं, यहाँ का अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। कहाँ का, देखिए ईस्ट साइड है ना, तो मैंने बोला था ईस्ट में कैप्चर कर लेते हैं, वेस्ट में, साउथ में, तीनों जगह से कैप्चर कर लेते हैं, ट्राई सीरीज टाइप की बना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ईस्टर्न जो है इनका, ईस्टर्न इंडिया का हेडक्वार्टर यहाँ पे बना लेते हैं फोर्ट विलियम पे। अब देखिए ये जो है औरंगजेब जो है लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था इसका, फिर इसके बाद जो है वीक सक्सेसर्स आ जाते हैं मुगल्स के। तो अब धीरे धीरे जो है ये टैक्सेस वगैरह देते थे, रेवेन्यू वगैरह देते थे जमीन के बदले। तो इन्होंने भी अब भाई ब्रिटिशर्सों ने साफ मना कर दिया, नको हम नहीं देंगे भैया, जो करना है कर लो, लेकिन हम टैक्स वैक्स नहीं देने वाले अब। तो गाइज अब देखिए जो है ये फोर्टिफिकेशन तो करते ही करते हैं साथ पे, और अपनी जो है आर्मी टाइप की क्रिएट करने लग जाते हैं। तो और फिर क्या होता है कि ये जो है डराने लग जाते हैं मुगल एम्पायर को, ठीक है। तो अब जो है मुगल एम्पायर होता है कौन सा गाइज, 1717 की बात है, 1717 की बात है, मुगल एम्पायर होता है फारूक सियार, ठीक है। तो टैक्स वैक्स तो दे नहीं रहे होते हैं, तो अब बोलते हैं क्या लड़े इनसे, तो एक काम कर देता हूँ, इनको फ्री टैक्स वाला जो है सिस्टम कर देता हूँ। इनका कि चलो तुम टैक्स मत दो, लेकिन अपना जो है ट्रेड वगैरह करते रहो, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हो जाता है मुगलों का, ठीक है। तो अब जो मुगल एम्पायर जो है वीक सक्सेसर्स आ गए, अब मेन इंपॉर्टेंट जो राजा था औरंगजेब, उसकी तो हो गई डेथ, उसकी हो गई डेथ। अब जो है मुगल एम्पायर है वो है 3 पार्टों में डिवाइड हो जाता है गाइस, ठीक है। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में जो है अलग, उसका मतलब पहले तो एक ही सेंट्रल अथॉरिटी थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे अलग अलग हो गए हैं हैदराबाद, ठीक है। और एक होता है गाइस बंगाल, ठीक है,
और गाइस एक होता है अवध, ठीक है, अवध, ये कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है गाइस। तो गाइस ये जो हैदराबाद में है ना, एक बंदा होता है चिनक्लिच खां, ठीक है, ऐसे बोल देता हूँ मैं, चिनक्लिच खां। तो वो जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट यहाँ पे घोषित कर देता है, ठीक है। और जो बंगाल है ना, यहाँ पे भी गाइस मुर्शिद कुली खां, ये इंपॉर्टेंट है, मुर्शिद कुली खां जो है ये भी अपने आप को इंडिपेंडेंट यहाँ पे घोषित कर देता है, ठीक है। और जो अवध लखनऊ है यहाँ पे कौन है गाइस, सादत खां, सादत खां जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, क्योंकि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती इनको कुछ रोकने टोकने वाली, ठीक है गाइस। तो ये है, देखिए, चिनक्लिच खां हैदराबाद का रूलर टाइप का बन जाता है, मुर्शिद कुली खां बंगाल संभालता है, और सादत खां जो है अवध लखनऊ संभालता है। इस तरीके से क्या होता है, इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है गाइस, ठीक है, आपस में ही जो है एक मन मिटाव हो जाता है, और इस चीज का फायदा ब्रिटिशर्स उठा लेते हैं। तो गाइस 1717 में जब ये फारूक सियार जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है इनके संग, और जो है फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे देता है, तो बस ये बोलता है कि तुम एक काम करना, मुझे ईयरली जो है 3,000 रुपए का जो रेंट है तुम मुझे पहुंचा देना, 3,000 रुपए का जो है मेरी हेल्प कर देना, ठीक है। अब ये काफी इनकी दयनीय स्थिति हो जाती है, पहले के मुगल्स वाले अलग होते हैं, रिच पावरफुल, अब ये थोड़े गरीब हो जाते हैं, ठीक है। अब गाइस हम धीरे धीरे देखेंगे, फारूक सियार बनता है रूलर, ठीक है। 1756 का टाइम आता है, 1756 में क्या होता है, यानी कि 1756 में क्या होता है गाइस, ठीक है गाइस। फारूक सियार के बाद अगला जो होता है अली वर्दी खां, ठीक है, अली वर्दी खां जो है इसकी हो जाती है डेथ, अली वर्दी खां की हो जाती है डेथ, ये चला जाता है बेचारा, ठीक है, अली वर्दी खां। तो गाइस अली वर्दी खां के बाद एक रूलर आता है सिराज उद दौला, सिराज उद दौला। तो वैसे ये जो सिराजुद्दौला है ना, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट नवाब होता है बंगाल का, लास्ट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, ठीक है गाइस। तो जब सिराजुद्दौला बन जाता है, तो सिराजुद्दौला उस समय काफी एज हो जाता है, तो इसका गाइस ग्रैंडसन होता है, उसका नाम होता है कौन, मीर जाफर। फिर गाइस आता है मीर कासिम, ठीक है। तो ये जो है वीडियो लेक्चर हो रही है काफ़ी लंबी, तो यहाँ पे जो है मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सारी बता दी है, ठीक है। जो अब जो है फिर यहाँ से जो है बैटल ऑफ प्लासी आ जाता है, तो हम करीब करीब पहुंच गए हैं, ठीक है। 1756 में ही ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, तो ये मैं अब अगली वीडियो लेक्चर में बताऊंगा इसके सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। तो गाइज ये सब था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स के बारे में, ठीक है। अब अगले जो हैं वो कौन से हैं, मैंने आपको बताया था डेनमार्क वाले, और बच गए हैं फ्रेंच यानी कि फ्रांस वाले, तो उन पे भी मैं जल्दी से वीडियो बनाता हूँ। पहले इसका सेकंड पार्ट खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद डेनमार्क और फ्रांस पे जो है वो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है गाइस। तो फिर अपलोड कर दूंगा, सो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड तब तक के लिए बाय बाय।